हेलो गाइस, मैं हूं अनिकेत अग्रवाल एंड इट्स स्टडी टाइम। तो कल हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का चैप्टर देखा था, उसके अंदर हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन व्हाट इज स्टेट। ठीक है, वो स्टेट वाला क्वेश्चन 15 नंबर का आप आराम से लिख सकते हो उस कंटेंट को देखने के बाद। एंड आपको उसको एज इट इज अटेम्प्ट करना है। तो उसके अंदर एक माइनर क्वेश्चन बनता है जो मैंने आपको कहा था कि मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, जो है इज जुडिशरी अ स्टेट अंडर आर्टिकल 12। तो क्या जो हमारी न्यायपालिका है, क्या जो हमारी जुडिशरी है, कोर्ट का सिस्टम है, क्या ये स्टेट माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। तो उसको हम सेपरेटली इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये सेपरेट क्वेश्चन बनता है और ये आपका सेपरेट 5 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, ये उस क्वेश्चन के अंदर नहीं आता क्योंकि उस क्वेश्चन को पूछने का मकसद होता है कि आप अदर अथॉरिटीज को एक्सप्लेन करो और उसके बारे में सारी चीजें बताओ एग्जामिनर को। तो ये जो चीज़ है ये उसके अंदर इसलिए नहीं आती है। तो इसीलिए हम इसे 5 नंबर में अलग से करेंगे। लेकिन सपोज करो कि आपके पास फॉर्डर मटेरियल कम है, आपके पास पॉइंट्स याद नहीं आ रहे, आपको केस नंबर्स याद नहीं आ रहे, तो आप डेफिनेटली इस पार्ट को लिख सकते हो और आपका कंटेंट जो है उसको एक्सपैंड कर सकते हो। आप पेजेस बढ़ा सकते हो जिससे कि आपके मार्क्स जो है थोड़े अच्छे आ जाएं। ठीक है, लेकिन अगेन रेलिवेंट होना चाहिए। तो ये चीज़ रेलिवेंट है पर एग्जामिनर उस टाइम एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है इस चीज़ को। ठीक है, 5 नंबर में ये क्वेश्चन जो है आपसे अलग से पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है 5 नंबर के हिसाब से। एंड अगर आपको क्वेश्चन सपोज करो 20 नंबर का आपका लॉन्ग आंसर है, तो उसके अंदर आपको पॉइंट्स में पूछ सकता है। सपोज करो फर्स्ट में पूछ लिया, आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया व्हाट इज स्टेट। सेकंड में आपसे सब पार्ट में पूछ लिया, फर्स्ट सब पार्ट में एक्सप्लेन अदर अथॉरिटीज विद जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। और लास्ट में पूछ लिया आपसे बी पार्ट के अंदर कि एक्सप्लेन वेदर जुडिशरी इज अ स्टेट अंडर आर्टिकल 12, एक्सप्लेन विद जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। तो आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हर तरीके से आपके काम आएगा। ऑल राइट। तो चलिए अब इसका मॉडल आंसर देख लेते हैं। ठीक है, छोटा सा आंसर है। तो इसके अंदर हम पहले तो देखते हैं कि इट इज़ नॉट स्पेसिफिकली स्टेटेड अंडर आर्टिकल 12। तो हमने देखा था कल कि जुडिशरी जो है स्पेसिफिकली आर्टिकल 12 के अंदर कहीं पर भी मेंशन नहीं है। आर्टिकल 12 के अंदर दो चीज़ें लिखी थी, गवर्नमेंट लिखा था, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया लिखा था। और इसी तरह सेकंड क्लॉज के अंदर, मतलब सेकंड पार्ट के अंदर लिखा हुआ था गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। तो कहीं पे भी हमने देखा था जुडिशरी को एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया, एक्सप्रेसली मेंशन नहीं किया। तो पार्लियामेंटेरियंस क्या कहना चाहते थे, इस चीज़ से हमें थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाता है। तो आप जब भी ये लाइन लिखो, अगर आपको आर्टिकल याद हो जाता है तो आप अपने एग्जाम में हमेशा ऐसे लिखो कि आर्टिकल 12 अगर आपको याद है इज रिप्रोड्यूस्ड हेयर इन। ठीक है, का आर्टिकल जो 12 है मैं उसको एज इट इज यहाँ पे रिप्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो उसका अंदर क्या लिखा था, डेफिनेशन इन दिस पार्ट अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स द स्टेट इंक्लूड्स गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट का मैंने आपको बताया था, एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट की बात कर रहा है। आपका कैबिनेट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, सेक्रेटरीट हो गया, डिपार्टमेंट्स हो गए। और पार्लियामेंट के अंदर लेजिस्लेटर की बात कर रहा है, एमपीज हो गए, एमएलएज हो गए, जो कानून बना रहे हैं। एंड द गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट्स हो गया, ये अगेन सेम चीज स्टेट्स के ऊपर अप्लाई होगी। और फिर लोकल अथॉरिटीज हो गया और अदर अथॉरिटीज हो गया, जिसको हमने डिटेल में चर्चा की थी। जिन लोगों ने वो वाला लेक्चर नहीं देखा, आप लोग उस लेक्चर को देख सकते हो। ऑल राइट। तो इससे हमें पता चल रहा था कि यहाँ पे जुडिशरी कहीं पे भी एक्सप्रेसली मेंशन नहीं है। तो जुडिशरी हैज नॉट बीन एक्सप्रेसली मेंशनड अंडर आर्टिकल 12। लेकिन यही अपने आप में एक प्रॉब्लम का विषय हो गया, क्योंकि क्वेश्चन आया कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास क्वेश्चन जो आया वो यही आया कि कैन जुडिशरी बी कंसिडर्ड एज ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। कि क्या जुडिशरी को हम ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट कह सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखें कि लोअर लेवल पे जो जजेस की रिक्रूटमेंट होती है वो गवर्नमेंट ही करती है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट करता है। बेसिकली तो हाई कोर्ट करती है, पर कहीं ना कहीं उसमें गवर्नमेंट का रोल होता है। जो आपके पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं स्टेट के अंदर, उनका कुछ ना कुछ रोल होता है। तो कैन इट बी सेड दैट कि कोर्ट जो है वो ऑर्गन ऑफ द स्टेट है या ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट है। ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट है तो हम क्या उसको इस परव्यू के अंदर लेके जा सकते हैं। तो यही क्वेश्चन जो था सुप्रीम कोर्ट के पास आया था। अब इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि हमारे यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर्स है, मैंने आपको कल भी बताया था। तो तीन अलग अलग ब्लॉक्स हैं, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव। हमें पता है कि ये जो दोनों हैं ये आपस में मीट करते हैं, क्योंकि जो आपके पास ये दोनों मीट करते हैं क्योंकि कुछ लोग जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव के पार्ट हैं वो तो बेशक लेजिस्लेचर में ना बैठते हों, लेकिन लेजिस्लेटिव के ऐसे लोग होते हैं जैसे कि आपके सीएम्स हो गए, पीएम्स हो गए, मिनिस्टर्स हो गए, जो कि सेलेक्ट तो हुए होते हैं लेजिस्लेचर के लिए, यानी कि एमपीज एमएलए बनते हैं, लेकिन वो एग्जीक्यूटिव पोस्ट भी संभालते हैं। क्योंकि सीएम पीएम ये सारी की सारी क्या है, एग्जीक्यूटिव पोस्ट हैं। लेकिन जो आपके परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं जैसे कि जो सिविल सर्वेंट्स हो गए, वो लोग जो है कभी भी एमपी एमएलए नहीं बनते। ठीक है, उनको अगर सेपरेटली नौकरी छोड़ के इलेक्शन लड़ना पड़ता है। तो ये वाला पार्ट हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ओवरलैपिंग है, लेकिन फिर भी जुडिशरी टोटली अलग है। जुडिशरी यहाँ पे कहीं पे भी ओवरलैप नहीं हो रहा, ना ही एग्जीक्यूटिव से और ना ही लेजिस्लेचर से। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कोर्ट के पास एक काफी ज्यादा आसान आंसर था। लेकिन शायद उस टाइम कोर्ट इतनी सशक्त नहीं थी जब ये पहली बार क्वेश्चन आया। तो हम उसकी अब हिस्ट्री देखते हैं। तो अब देख लेते हैं हम इसके केस लॉज। तो हमारा फर्स्ट केस लॉ जो हमें याद रखना है वो है नरेश वर्सेस महाराष्ट्र। तो इस नरेश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस जो है ये 1967 के अंदर हुआ था और इसके अंदर कोई भी क्लियर कट डिसीजन नहीं दिया गया।
So no clear-cut decision was given, but it was said that judicial order cannot be said to be violating fundamental right, thereby there is no point of filing writ. Aggrieved party can go into appeal. तो इन्होंने कहा कि यार कोई भी क्लियर का डिसीजन तो दिया नहीं, लेकिन इन्होंने ये चीज़ ज़रूर कही कि जो जुडिशियल ऑर्डर है, यानी कि एक जज का ऑर्डर है, जजमेंट है, क्यों एक जजमेंट है, एक डिक्री है, उसने तो दोनों पक्षों को सुन के ही अपना फैसला दिया है। जब दोनों पक्षों को सुन के फैसला दिया है तो फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करने की तो कोई बात नहीं हुई। अब किसी चोर के अगेंस्ट फैसला दे दिया कि भाई तूने चोरी की, तेरे को जेल में डालेंगे, अब वो कहे मेरा तो फंडामेंटल राइट खराब हो गया। भाई इसमें क्या फंडामेंटल राइट खराब हुआ? दोनों पक्षों को सुना, एविडेंस को वे किया, एविडेंसेस को अप्रिशिएट किया, उसके बाद आपको एक फैसला सुनाया जिसके कारण आपको जेल में डाला गया। तो इस तरह के केस में कोई भी रिट फाइल करने का मतलब ही नहीं बनता कि मैं तो रिट में जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट की, मेरा राइट टू लाइफ ले लिया। ये तो एक जुडिशियल ऑर्डर था, जुडिशरी ने अपना काम करके किया, तो इसमें कोई भी रिट फाइल करने का मतलब नहीं बनता। लेकिन अगर कोई बंदा फिर भी लगता है कि उसको अग्रीव्ड है तो वो अपील कर सकता है। अपील आपको पता है बहुत सारी तरह की अपील होती हैं। अगर आपका पहली बार ही ये केस हुआ था तो फर्स्ट अपील अगेंस्ट ऑर्डर हो सकता है। सेकंड अपील के भी प्रावधान है, किसी किसी जगह पे बहुत सारे अलग अलग रूल्स बने हुए कि कब आप कर सकते हो, जैसे कि अगर 25,000 से ऊपर का मामला है तो कर सकते हो, या कि इतनी सजा से ऊपर है तब कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद भी अगर हम देखें तो एसएलपी भी है, स्पेशल लीव पिटीशन है, आर्टिकल नंबर 136 के अंदर। इसके अंदर आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, आपको हाई कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद आप डायरेक्टली 136 के अंदर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो कि भाई नहीं, हमें तो आप ही सुनो। तो अपील के काफी सारे प्रावधान है एग्रीव्ड पार्टीज के पास। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि रिट का कोई मतलब नहीं बनता, पर उन्होंने कोई क्लियर कट नहीं बताया कि नहीं भी रिट तो आप डाल ही नहीं सकते, ऐसा कुछ क्लियर कट डिसीजन नहीं दिया, पर ये बोलिए कि रिट का कोई मतलब नहीं बनता। फिर 1988 के अंदर सिमिलर क्वेश्चन आया सुप्रीम कोर्ट के पास। अब इसके अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल तो किया नहीं पुराने वाला केस, लेकिन ये कह दिया कि हम स्टेट मान लेते हैं फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 12। तो अगेन एक गोलमोल सी बात कर दी, अगर आपने पुराने वाला ओवर रूल नहीं किया तो अब आप स्टेट मान लोगे, तो बंदा रिट फाइल कर सकता है या नहीं कर सकता? अगर कर सकता है तो किन केसेस में कर सकता है? क्या एक बंदा जो अक्यूज था, जिसको जेल में डाला गया, अब उसका राइट टू लाइफ तो फिर हो गया, अब अगर जुडिशरी स्टेट है तो क्या वो अब रिट डाल सकता है सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली? या फिर अब आपने पुराने वाला ओवर रूल नहीं किया, तो यहाँ पे रिट का तो कोई मतलब भी नहीं बनता, उसको अपील करनी चाहिए, उसको हाई कोर्ट में बेल के लिए अप्लाई करना चाहिए, अपील करनी चाहिए, या फिर उसे सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए ऑर्डर के अगेंस्ट। तो अब यहाँ पे कोई क्लियर कट नहीं हुआ और उसी हौच पौच को जारी रखा, बल्कि हौच पौच और बढ़ा दिया आप कह सकते हो। तो ये हमारा हो गया सेकंड जजमेंट। तो अगर आपको अच्छे मार्क्स नहीं लेने तो आप सेकंड जजमेंट स्किप भी कर सकते हो। आप ये कह सकते हो कि सिमिलर कंडीशन वाज मेंटेन अंटिल 2015, क्योंकि 2015 के अंदर हमारे पास एक क्लियर कट केस आता है जो कि हमें डिमार्केट करके बताता है कि भाई ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, जुडिशरी इसलिए स्टेट होगा या इसलिए स्टेट नहीं होगा। वो आ गया आपका रिजू प्रसाद शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ असम का केस 2015। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ याद हो ना हो ये केस आपको याद होना चाहिए। आपको 5 में से 5 नंबर मिल जाएंगे, ऑफ कोर्स आप जितना ज्यादा लिखोगे उतने ज्यादा नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दो कैटेगरीज बना दी कि भाई कोर्ट हमेशा एक तरह से काम नहीं करती, कोर्ट दो तरह से काम करती है। कोर्ट जुडिशियल साइड पे भी काम करती है और एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे भी काम करती है। सपोज हाई कोर्ट है, तो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे भी काम कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं, जो टॉप मोस्ट सबसे बड़े वाले, वो जो है एडमिनिस्ट्रेटिव रोल भी अदा कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रोल किस तरह का? जैसे कि वहां पे सपोज करो मालियों को भर्ती करना है, चौकीदार को भर्ती करना है, इस तरह की जो छोटी मोटी अपॉइंटमेंट्स हैं, किसी को रिमूव करना है, सजा देनी है, पनिशमेंट देना है, किसी को पेमेंट देना है लोअर स्टाफ को, तो इस तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव काम वो खुद करते हैं। जब वो एडमिनिस्ट्रेटिव काम खुद कर रहे हैं तो हो सकता है वहां पे कोई ना कोई फंडामेंटल राइट का इन्फ्रिंजमेंट हो जाए, जैसे कि इक्वालिटी खराब हो गई, या डिस्क्रिमिनेशन हो गया, या कोई भी और आप लगा लीजिए तो किसी भी तरह की और कोई चीज होगी जो कि आपके फंडामेंटल राइट को खराब करती है, कोई फ्रीडम किसी की रोक दी। तो हम देख सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के अंदर भी काम किया जा रहा है और जुडिशियल साइड पे आप सजाएं भी दे रहे हो, आप किसी को पनिशमेंट कर रहे हो, या आप सिविल मामले तो खैर रिट के परव्यू से बाहर ही आएगा, सिविल का तो कोई यहाँ पे रूल नहीं बनेगा, पर आप अक्यूज को सजा भी दे रहे हो। तो कोर्ट जो है वो दो तरह से एक्ट करती है, इट इज एक्टिंग ऑन जुडिशियल साइड एज वेल एज इट इज एक्टिंग ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव साइड। तो जब तो कोर्ट जुडिशियल साइड पे एक्ट कर रही है तो इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज स्टेट फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 12। तो आर्टिकल 12 के अंतर्गत हम स्टेट नहीं मानेंगे जुडिशरी को जब वो जुडिशियल साइड पे कोई कार्य कर रही है। लेकिन वही कोर्ट जब एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे कोई कार्य कर रही है, यानी किसी को अपॉइंट कर रही है, किसी को रिमूव कर रही है, कोई रूल्स बना रही है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स पास कर रही है, किसी को बुला रही है, किसी को नहीं बुला रही, किसी को पेमेंट्स दे रही है, किसी को नहीं दे रही, या पेमेंट्स में ऊंच नीच कर रही है, कुछ भी कर रही है, तो वहां पे वो स्टेट कंसीडर की जाएगी फॉर पर्पस ऑफ आर्टिकल 12। और वहां पे अगर किसी का कोई फंडामेंटल राइट जो है वो हनन होता है तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकता है, किसमें? आर्टिकल नंबर 32 के अंदर। तो ये सबसे बड़ा डिसीजन दिया इन्होंने, एक कैटेगोरिकल आपको एक्सप्लेन कर दिया और कैटेगरीज बना दी जुडिशरी के अंदर कि कोर्ट एक्टिंग ऑन जुडिशियल साइड एंड कोर्ट एक्टिंग ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव साइड। यही आपको अपने क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना है।
ठीक है। और इसके अंदर भी आप लोगों में, कुछ लोगों में ये क्वेश्चन आ सकता है, यार ऐसा भी तो हो सकता है कोई चीज़ ओवरलैपिंग हो, यानी कि कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी करे, जुडिशरी काम भी करे, और कोई फंक्शन ऐसा भी हो सकता है जो दोनों ही तरह का हो। लेकिन ऐसा जुडिशरी में कोई भी फंक्शन पॉसिबल नहीं है जिसके अंदर दोनों चीज़ें ओवरलैपिंग हो, क्योंकि जहाँ पे भी जुडिशियल इंटरप्रिटेशन होगी वहाँ पे कोई ना कोई केस इन्वॉल्व होगा, वहाँ पे कोई ना कोई जजमेंट इन्वॉल्व होगा। ठीक है। और जब एडमिनिस्ट्रेटिव काम होगा तो वो इंटरनल वर्किंग ऑफ द कोर्ट से रिलेटेड होगा। तो देयर कैन नॉट बी एनी केस वेयर बोथ द एक्शंस ऑफ द कोर्ट आर ओवरलैपिंग, तो दोनों एक्शंस कभी भी ओवरलैप नहीं करती कोर्ट। और देयरफॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन शुड बी प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव इन नेचर। इसीलिए जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है कोर्ट का, वो प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का होता है या होना चाहिए, तभी आप उसको स्टेट मानोगे। तो ये चीज़ भी इसमें हमें पता चल गई कि ऐसी कोई कंफ्यूजन नहीं हो सकती जहाँ पे दोनों फंक्शन जो जैसे जी ओवरलैप कर रहे थे, तो अब क्या करें। क्योंकि जहाँ पे भी जुडिशियल फंक्शन होगा वो अपने आप में पूरा होगा, और जहाँ पे भी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन होगा वो प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन होगा। तो ये हो गया हमारा कंक्लूजन। तो इस तरीके से हम अपना 5 नंबर का क्वेश्चन जो है एंड करेंगे। और अगर आपका अदरवाइज पार्ट में आ रहा है तब भी आप इसे लिख सकते हो। अगर आपको ये सपोज करो किसी बिग क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है तो आप वहाँ पे सिर्फ ये लिख सकते हो, एक पैराग्राफ बना सकते हो कि earlier the position was not clear, although Supreme Court was asked this question many a times in different type of cases, and it said that there cannot be clear cut division between the functions, या फिर आप ये लिख सकते हो it did not overrule the subsequent precedents। ठीक है। प्रीवियस प्रेसिडेंट्स उन्होंने ओवररूल नहीं किए थे, और इसलिए उसको स्टेट कंसिडर करा जाता था, कभी नहीं किया जाता था, पर एक क्लैरिटी नहीं थी। क्लैरिटी सब्जेक्ट में आई 2015 के अंदर रिजू प्रसाद शर्मा के केस के बाद, और उन्होंने कोर्ट के फंक्शंस को दो भागों में बांट दिया, जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव। उसके बाद आप ये सारा एक्सप्लेन कर दोगे। ऑल राइट। सो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई डाउट है तो नीचे पूछ सकते हो, कोई और टॉपिक करना हो तो नीचे कमेंट्स में बता सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, उसके हैंडल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।